वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में हम शुरुआत प्लेटो से करते हैं। प्लेटो यूनान का एक महत्वपूर्ण विचारक था। ऐसा नहीं है कि प्लेटो सबसे पहला विचारक था जिसने अपने विचार दिए हों। उससे पहले सोक्रेट्स या सुकरात का नाम भी आता है, और उससे पहले सोफिस्ट भी थे जिन्होंने अपने विचार राजनीतिक मुद्दों पर या राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो विषय हैं उन पर दिए थे। लेकिन हम प्लेटो से शुरुआत क्यों करते हैं? सबसे पहले तो प्लेटो से पहले सुकरात ने कोई बुक वगैरह नहीं लिखी सिस्टमेटिक ढंग से। उसने तो अपनी टीचिंग देता था, अपनी डिस्कशन करता था, बस वही हैं। और सुकरात के सभी विचारों को प्लेटो ने अपने लेखों में शामिल किया है, क्योंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो सिस्टमेटिक ढंग से पॉलिटिकल साइंस के विषयों पर या इस विषय पर विचार रखने वाला पहला विचारक प्लेटो को ही माना जाता है। उसके बाद फिर एरिस्टोटल हुआ। ये दो विचारक थे जो एंशिएंट थिंकिंग या एंशिएंट थॉट में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्लेटो का अध्ययन हम अलग अलग भागों में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम सिर्फ प्लेटो की इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, किस किस से प्रभावित था या कौन कौन सी मेथोडोलॉजी उसने अपनाई थी अपने अध्ययन में। किसी भी विचारक के जीवन के बारे में जानना पॉलिटिकल साइंस के उसको विचारों को जानने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक विचारक जिन जिन घटनाओं से प्रभावित होता है या जैसे जैसे माहौल में वो रहता है, उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी उनसे वो बहुत प्रभावित होता है। इसलिए हर एक विचारक को विचारों को उनका अर्थ समझने के लिए कि उसने किस संदर्भ में ये दिया, उसका मीनिंग क्या था, ऐसा क्यों दिया उसने, तो ये जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि उसके जीवन के बारे में या जिस समय पर रहा उसके समाज के बारे में भी जाना जाए, कैसी वहाँ पर व्यवस्था थी। उसी के आधार पर हम उसके विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। तो प्लेटो जो विचारक था, ये एथेंस उस टाइम पर ग्रीस जो है, यूनानी विचारक, यूनान जो एरिया था उसमें छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, सिटी स्टेट जिनको बोलते थे, छोटे छोटे नगर राज्य। फिर बाद में मेडाइवल एरिया में बड़े बड़े साम्राज्य हुए, जैसे रोमन साम्राज्य था, और फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में जाकर राष्ट्र राज्य बनने शुरू हुए। तो उस टाइम पर छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे राज्य थे यूनान में, जो जिनको अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से अलग अलग थे, अलग अलग व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, सामाजिक व्यवस्था अलग अलग थी। लेकिन दो नगर राज्य महत्वपूर्ण थे, एक एथेंस और एक स्पार्टा। इन दो का जानना जरूरी है, क्योंकि इन के आपस में जो संघर्ष था उसने प्लेटो के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। स्पार्टा मिलिट्री था, मिलिट्री रूल था, और एथेंस में डेमोक्रेसी थी। स्पार्टा में जो था वो मिलिट्री फीलिंग्स को या लोगों को बहादुरी की भावना भरने का काम किया जाता था। वो लोग लड़ने में बहुत बहादुर थे। और एथेंस के लोग तार्किक रूप से तर्कशील थे, लॉजिकली बात करते थे या ज्ञान को बढ़ावा देने वाले थे। एथेंस में ही कई और विचारक हुए हैं जिनसे प्लेटो ही प्रभावित था। सोफिस्ट भी आए थे, बाहर से आए थे, लेकिन एथेंस में उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। सोक्रेट्स था इसमें। तो एक तो उस टाइम पर दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा, जो महत्वपूर्ण थे तो और कई राज्य जिनका आपस में संघर्ष चलता रहता था।
प्लेटो का जन्म जो हुआ था वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था, यानी कि एरिस्टोक्रेट फैमिली थी। उसके पिता एरिस्टोन और माता पेरिस्टियन, ये अपने आप को एक रॉयल फैमिली से संबंधित थे दोनों। ये अपने आप को सोलोन जो लॉ गिवर था, जिसने कानून दिया था एथेंस को, महत्वपूर्ण था, उसकी वंशज थी। और इसके जो भाई थे, यानी कि प्लेटो के जो मामा थे चार्मिडस और उसका अंकल क्रेटियास, ये शासक रहे थे। एक बार 30 टायरेंट्स का जो रूल रहा था एथेंस में कई सालों तक, उसमें ये दोनों भी शामिल थे। तो एक किस्म से इसका राज परिवार से संबंध था और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इसने एक बार भाग लिया था, लेकिन बाद में फिर ये जो रिश्तेदार थे ये मर गए थे और सोक्रात को भी सज़ा देती, फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, तो उसको भागना भी पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। उसकी बहन थी पोटोन और बर्दर्स थे। इन बर्दर्स का नाम आता है जब प्लेटो ने अपनी बुक्स रिपब्लिक लिखी, तो उसमें जो उसने डायलॉग फॉर्म में लिखा है, यानी कि बातचीत, दो तर्क से बात करना, क्योंकि उस टाइम पर जो ग्रीक फिलोसफी थी या ग्रीक फिलोसफर थे वो इसी मेथोडोलॉजी का सहारा लेते थे। बे साक्षात करना, आपस में से साक्षात सुनते ना, आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी बात रखनी है और जो तर्क में जीत जाएगा उसकी बात मानने होगी। तो गलकौन का वहाँ पर जिक्र आता है, जब प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी तो जो सुकरात से जो बात करने वाले थे, जो तर्क वितर्क करने वाले थे, उनमें एक गलकौन भी था। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रेट एथेंसियन जनरल पेरिकल्स इन द पेलोफोनेसियन वार, एथेंस फेस्ड ह्यूमिलिएटेड डिफीट। प्लेटो के इस घटना ने भी प्लेटो के विचार, इस युद्ध ने प्लेटो के विचार बदल दिया, क्योंकि इस युद्ध के बाद एथेंस में डेमोक्रेसी थी और वहाँ पर मिलिट्री रूल था, यानी कि एक किस्म से डिक्टेटरशिप थी। तो उसने एथेंस को हरा दिया था और एथेंस की बुरी हार हुई थी और काफ़ी बर्बाद किया गया था। तो प्लेटो को ये लगा इस हार का मुख्य कारण डेमोक्रेटिक रूल है, ये कमज़ोर शासन व्यवस्था है, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के खिलाफ रहा। जब उसके विचार हम पढ़ेंगे तो पूरे विचारों में बाद में तो जो बाद की उसकी रचनाएं हैं जो लेटर एज में लिखी गई हैं, उनमें कुछ उसका डेमोक्रेसी को भी उसने ठीक मानना था, लेकिन वो पूरी तरह से आइडियल रूप में वो डेमोक्रेसी का विरोध करता रहा था। और विरोध करने में दो कारण महत्वपूर्ण थे। एक तो इस युद्ध में हार स्पार्टक से, और दूसरा जो था सोक्रात को जो फांसी जहर का पहला दिया गया था, यानी कि उसकी हत्या की गई थी। इन दो घटनाओं ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया था। प्लेटो ने मैकडोनियन मिलिट्रिज्म से जो डिस्ट्रक्शन था वो देखा था अपनी आंखों से, जिसकी वजह से वो खिलाफ हो गया था इसके डेमोक्रेटिक सिस्टम के। एथेंस के स्पार्टन उसने हार देखी थी और सोक्रात की हत्या देखी थी। सोक्रात की हत्या ने डेमोक्रेसी के खिलाफ उसको बना दिया था, जो मैंने बताया है। ओलिगार्किक रिवॉल्यूशन लेड बाय प्लेटो रिलेटिव्स एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स। प्लेटो के जो रिलेटिव्स जो बताए, जो 30 टायरेंट्स थे, उनमें दो जो नाम थे, एक इसका मामा और एक उसका चाचा, उसमें ये एक्टिव पार्ट आ गया था। लेकिन बहुत जल्दी वो उनकी हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी और फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल आ गया था और फिर प्लेटो को वहाँ से भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसका अब शासन में भागीदारी उसके रिश्तेदारों की नहीं रही थी। वहाँ से प्लेटो भाग के मेगारा गया, जहाँ पर यूक्लिड भी रहता था। यूक्लिड भी सोक्रात का शिष्य था, जो फेमस मैथमेटिशियन है, उसके साथ ये रहा। वहाँ पर इसके जो रिश्तेदार थे, क्रेटियाज और चार्मिडस की मृत्यु के बाद वहाँ पर चला गया था, भाग कर चला गया था मेगारा में। मेगारा से फिर वो अलग अलग जगह पे ग्रीस, इजिप्ट और इटली में गया अलग अलग शिक्षाएं लेने के लिए और घूमता रहा। और फिर कई सालों के बाद घूमकर वो 386 में वापस एथेंस में आया और वहाँ पर इसके दोस्तों ने इनको एक क्रिएशन के लिए एक जगह दी, एक स्पॉट दी, एक
स्थान दिया इसके लिए, वहाँ पर इसने एक एकेडमी बनाई। ऐसा तो नहीं कि पहली एकेडमी थी, उससे पहले भी कुछ एकेडमी चलती थी, लेकिन ये सबसे फेमस एकेडमी थी। तो कई बार कुछ विचारक ये मान लेते शायद यही पूरी दुनिया में एंशिएंट वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर फिर एरिस्टोटल और बहुत सारे सैकड़ों सालों तक ये बहुत फेमस रही एजुकेशन के मामले में। प्लेटो का ओरिजिनल नाम जो था वो एरिस्टोटल्स था। एरिस्टोटल्स मतलब होता है जो बहुत ही फेमस हो, बेस्ट हो, लेकिन उसके सुडौल शरीर की वजह से, उसके चौड़े कंधों की वजह से उसको प्लेटो के नाम से जाना जाने लगा, और आज हम उसको प्लेटो के नाम से ही जानते हैं। उसके मूल नाम को हम कोई इसमें चर्चा में नहीं होता। प्लेटो कई चीज़ों में फेमस था। पहले था भी ये ग्रीक जो फिलोसफी थी या ग्रीक जो विचारक थे वो स्पेशलाइजेशन पर जोर नहीं देते थे, वो जनरलाइजेशन पर जोर देते, यानी कि बहुत सारे विषयों को सीखना। एरिस्टोटल को पढ़ेंगे जब, उसमें देखें एरिस्टोटल एक नहीं दर्जनों सब्जेक्ट्स का बहुत माहिर था, अलग अलग विषयों का। तो प्लेटो भी म्यूजिशियन, म्यूजिक का भी अच्छा ज्ञान था, मैथमेटिक्स का भी, पोइट्री का भी और रेटोरिक का भी। और इसके अलावा प्लेटो बनना भी पोइट चाहता था, लेकिन सुकरात के प्रभाव में आकर, सुकरात की फिलॉसफी से प्रभावित होकर प्लेटो ने पोइट बनने का विचार छोड़ दिया और वो एक फिलोसफर बना। और फिलॉसफी सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं दी, उसने एथिक्स में भी कई चीज़ों में फिलॉसफी दी, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं वो हम उसकी सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी ही स्टडी करते हैं। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई युद्धों में एक सैनिक के रूप में भी भाग लिया और उसको बहादुरी का इनाम भी मिला था लड़ाई करते हुए। प्लेटो ने जो है मैथमेटिशियन तो था ही, मैथमेटिक्स को बहुत मानता था, ज्योमेट्री से बहुत प्रभावित था, यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी उससे बहुत प्रभावित था। पाइथागोरस, जिसने पाइथागोरस थे उससे बहुत प्रभावित था। तो उनसे प्रभावित होकर उसने कहा कि फिलॉसफी और मैथ का बहुत गहरा संबंध है, यानी कि मैथमेटिक्स रूल के आधार पर ही फिलॉसफी को डेवलप किया जा सकता है या समझा जा सकता है। और मैथमेटिक्स का कितना महत्व था ये उसकी जो एकेडमी थी उस पर लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन था उस पर खुदा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि जो आदमी ज्योमेट्री नहीं जानता वो प्रवेश नहीं पा सकता, एंट्री नहीं पा सकता एकेडमी, यानी कि ज्योमेट्री का ज्ञान होना, यानी कि मैथमेटिक्स का ज्ञान होना जरूरी था। अब जब उसने एकेडमी स्थापित की, फेमस हो गया, उसने आइडियल स्टेट की भी बात की, फिलोसफर किंग की भी बात की कि फिलोसफर किंग होना चाहिए। तो सिसिली के राजा ने, यानी कि इटली में जो जगह है सिसिली, वहाँ के राजा ने उसको बुलाया कि हमारे जो राजकुमार जो बनने वाले इनको आप फिलोसफर किंग के रूप में डेवलप करो, अपना जैसे आप आइडियल स्टेट आपने किए वैसे ही डेवलप करो। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, फिर वो सफल नहीं हो पाया प्रयोग, और उसके जो शासक था उसके इसके विचार नहीं मिले, तो शासक इसे नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर इसको एक दास के रूप में बेच दिया। तो बाद में उसकी जो रकम देकर उसको छुड़वा लिया गया, लेकिन वहाँ पर भी फिर उसको वहाँ से भी छोड़कर ये वापस अपना एकेडमी में आ गया, और एकेडमी में आके फिर पूरी ज़िंदगी वहीं पर शिक्षा देता रहा और एकेडमी में ही रहा अपने में। प्लेटो ने जो भी लिखी, जो रचनाएं लिखी, वो बहुत सारी, मैंने कहा था कि वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थी, बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, जैसा कि ज़्यादातर विद्वानों को उस समय पर होता था। तो लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के विषय से संबंधित, वो 3 ही रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज। लॉज इसकी सबसे बड़ी रचना है। लेकिन इसने पहले जो 34 साल की एज तक जो लिखी, एपोलॉजी, क्रिटोमेनो, प्लेटोगोरस, गॉर्जियस की लिखी थी। एपोलॉजी जो किताब है किसका भी थोड़ा सा देख ले। एपोलॉजी में इसने जो सुकरात पर मुकदमा चला था, असल में सुकरात पर दोष ये था कि वो, एक तो दोष ये था कि जो युवकों को ऐसी शिक्षा देता है कि उनको शासक के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए या उसकी आलोचना करने के लिए उकसाता है। और दूसरा आरोप ये था कि जो देवी देवता थे वहाँ जिनको मान्यता थी, सुकरात ने उनको मानने से मना कर दिया, तो इसलिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। हालांकि उसको ये कहा था कि आप देश से बाहर जा सकते हैं, लेकिन सुकरात ने देश से बाहर जाना स्वीकार नहीं किया और जहर का प्याला पीना ही उचित समझा, यानी कि अपने आदर्शों के लिए, अपने मूल्यों के लिए
उसको जान देना ही उसने उचित समझा, उससे बचना उचित नहीं समझा। तो एपोलॉजी में जो तर्क थे, जो उनका मुकदमा चला था सुकरात के ऊपर, और सुकरात ने जो अपने पक्ष में जो तर्क पेश किए थे उनका जो डिस्कशन है उसमें दिया गया एपोलॉजी में। और बाकी आइडियलिस्ट व्यू जो इसका 60 साल एज तक था, उसमें आइडियलिस्ट व्यू इसने दिया अपनी रचनाओं में। और फिर बाद में थोड़ा रियलिस्ट हो गया, इसको लगा कि आइडियल स्टेट नहीं बन सकता है, काल्पनिक जो बात की थी ये संभव नहीं है। और ऐसा उसने फिर अपनी लॉज में ऐसा राज्य देश को सेकंड आइडियल स्टेट बोलते हैं कि जो संभव हो सके। तो ये 3 रचनाएं उसकी थी, ये कुछ और बहुत सारी रचनाएं, लेकिन 3 का ही महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है। रिपब्लिक में ही सबसे ज़्यादा जो हम इसकी पढ़ते हैं, जो उसकी थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर रिपब्लिक की ही पढ़ते हैं। रिपब्लिक जो इसकी रचनाएं थी वो कई किताबों में कई पार्ट्स में लिखी गई है। उसमें जो इसने आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो इसका फिलोसफर किंग का कंसेप्ट है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है या थ्योरी ऑफ एजुकेशन है या जो कम्युनिज्म है, ये सारे इससे ही संबंधित हैं। इसके स्टेट्समैन जो इसकी रचना थी उसमें इसने सुपीरियरिटी ऑफ लॉ को डिफेंड किया, यानी कि लॉ सुपीरियर होना चाहिए पर्सनल डिक्टेटरशिप की वजह से। मैंने बताया था इसके बाद वाली जो इसकी रचनाएं थी उसमें थोड़ा रियलिस्ट हो गया था, उसमें इसने अपने विचार कुछ चेंज कर लिए थे। द लॉज में इसने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेस्ट, उसने कहा कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी का पार्ट भी हो, थोड़ा डिक्टेटरशिप का पार्ट भी हो, ऐसा जो मिक्स बने वही कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट होगा। और इसके जितने भी डायलॉग हैं वो सबसे लंबा डायलॉग यानी कि सबसे लंबी रचना जो हो लॉज ही इसकी है। अब प्लेटो पर इन्फ्लुएंसेस, सोक्राट को तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कई और विचारकों का उस टाइम पर जो और फेमस विचारक थे उनका भी प्रभाव इस पर पड़ा। सबसे पहला इसमें नाम आता पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दी थी जो मैथमेटिशियन है, ये वही पाइथागोरस है। इससे उसने एक तो लिया कि विजडम इज द कंटेम्पलेशन ऑफ द स्पिरिट, और दूसरा लिया आइडिया इज द चीफ एसेंस बिहाइंड ऑल मटेरियल थिंग्स एंड फॉर्म्स, और तीसरा आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और सेक्सुअल इक्वलिटी। ये सारी बातें उसने पाइथागोरस से ली। तो उसने कहा कि बुद्धि जो है वो बहुत ज़रूरी है, तार्किक शक्ति बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे उसने फिर सोक्राट से भी लिया कि वर्च्यू इज नॉलेज, यानी कि ज्ञान के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं, जितनी भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसने कहा कि आइडिया महत्वपूर्ण है, इट चीफ एसेंस बिहाइंड ऑल मटेरियल थिंग्स। 2 चीज़ों पर हमेशा चर्चा होती है, मार्क्स पर आते हैं वहाँ भी हम देखेंगे कि आइडिया महत्वपूर्ण है या मैटर महत्वपूर्ण है। मार्क्स कहता है कि आइडिया का कोई महत्व नहीं है, मैटर महत्वपूर्ण है, कि वस्तु जो चीज़ हम देखते हो महत्वपूर्ण है, उनसे हमारे आइडिया चेंज होते रहते हैं। लेकिन पाइथागोरस या प्लेटो या बहुत सारे विचारक ये मानते कि आइडिया महत्वपूर्ण है, मटेरियल थिंग्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन आइडिया उनके पीछे जो मेन चीज़ है, जो फोर्स ऑफ आइडियाज़ है, आइडियाज़ से हम चीज़ों को बदलते हैं, आइडियाज़ से हम नए नए इन्वेंशन करते हैं, आइडिया से नई नई क्रांतियाँ होती हैं। वो तो आइडिया को महत्वपूर्ण माना जाता है सभी मटेरियल थिंग्स के पीछे। प्लेटो भी इसी विचार का सहमत है कि आइडिया महत्वपूर्ण है, मैटर महत्वपूर्ण नहीं है। मार्क्स ने बाद में कहा था मैटर महत्वपूर्ण है, आइडिया महत्वपूर्ण नहीं है। आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन यानी कि सोल, यानी कि एक आत्मा मरने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पर भी गीता की जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि आत्मा अमर है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सेक्सुअल इक्वलिटी प्लेटो की रचनाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाद में कई सालों तक हमें देखने को नहीं मिली, हमारे समाज में भी हमारी राजनीति में भी, वो था स्त्री और पुरुष में समानता, इक्वलिटी, सेक्सुअल इक्वलिटी। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में भी, अपनी आइडियल स्टेट में भी हमेशा महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं किया है। वो सैनिक भी बन सकती है महिलाएं, महिलाएं शासक भी बन सकती हैं, महिलाओं को शिक्षा भी दी जाएगी, यानी कि मालिक और स्लेव में दोष किया,
डिफरेंस किया, लेकिन स्त्री पुरुष में कोई भेद प्लेटो ने नहीं किया और ये पाइथागोरस से प्रभावित था इस मामले में। हेराक्लिटस, इससे उसने कहा कि लाइफ इज़ द कॉन्टिन्यूस चेंज, देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन द वर्ल्ड, लुक इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल लॉ। यानी कि लाइफ में चेंज होता रहता है, जैसे मेटेरियल थिंग्स बदलती रहती हो, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे हमने इसके आइडिया में भी देखा था इसमें कि जो परमानेंट है वो सिर्फ आइडिया है। आइडियाज महत्वपूर्ण है, चीज़ें बदलती रहती हैं, आइडिया उसमें महत्वपूर्ण है। और यदि हम विश्व को समझना चाहते हैं, पूरी दुनिया की समस्याओं को समझना चाहते हैं, तो जो यूनिवर्सल लॉ हैं जिनके आधार पर पूरी दुनिया चलती है, जो लॉ जिनकी वजह से दुनिया कायम है, सारा सिस्टम चलता है, हमें उन यूनिवर्सल लॉज को समझना चाहिए यदि हम राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं को समझना चाहते हैं। तो पैरमेनिडीज, इसने क्या कहा, चेंज एंड मोशन आर इल्यूजन ऑफ द सेंसेस एंड रियलिटी इज इटर्नल। यानी कि जो चेंजेज होता रहता है, जो चीज़ें बदलती रहती है, जो सेंसेस है, जो हम अपनी आँखों से, कानों से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमें दिखाई देता है या जो छूते हैं, जो हमारी सेंसेस है, जो हमें टच से या आँखों से देखते हैं या टच से महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें एक भ्रम है। और वास्तविक क्या है, उनके पीछे जो आइडिया है, जो आइडिया जो विचार जो उनके पीछे है, हम विचार से हम एब्स्ट्रैक्ट जो थिंक कहते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम लॉजिकली लगा सकते हैं ये चीज़ ऐसे हुई है, ऐसे नहीं हुई, जो वो चीज़ है वही प्लेटो ने रियलिटी माना है। सेंसेस हमें धोखा दे सकती है, लेकिन हमारी जो तर्क बुद्धि है वो उन चीज़ों को समझने में हमें सही मदद करेगी। सोक्रेट्स या सुकरात से सबसे ज़्यादा प्रभावित था, उसका शिष्य भी था, कई सालों तक उसके साथ भी रहा था। और जो इसकी रचनाओं में जो इसकी तरफ से बोलने वाला है या जो डायलॉग फोरम में इसने लिखा है, वो यही, उसमें सुकरात को ही मेन जो वक्ता, जो स्पीकर बनाया है अपनी तरफ से, इसने सुकरात को अपनी रचनाओं में बनाया है। दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, विर्चू इज नॉलेज और टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। विर्चू इज नॉलेज, सुकरात का ये मानना था, या प्लेटो का भी फिर बाद में इसी से यही विचार थे कि आदमी कोई बुराई करता है, कोई गलत चीज़ करता है तो इस वजह से करता है कि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अज्ञानी हो। अगर उसको ज्ञान होगा तो गलत चीज़ें नहीं करेगा। तो यदि हमें दुनिया में आदमियों को गलत काम करने से रोकना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका आप उसको शिक्षित करो या उसको समझ पैदा करो उसकी। तो ये कहा था कि सबसे इग्नोरेंस, अज्ञानता इसके महत्वपूर्ण कारण है। अज्ञानता को मिटा के समस्याओं को दूर किया जा सकता है, या मनुष्य अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकता है यदि उसको समझ विकसित हो, यदि उसको ज्ञान दिया जाए। टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसका अर्थ ये है टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि हम किसी फिनोमिना को जो एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है, बल्कि ये देखेंगे इसका रेलिवेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी वजह से क्या चीज़ें में सॉल्व हो रही है या क्या पर्पज़ हमारा सॉल्व हो रहा है। तो उस फिनोमिनो का पर्पज़ क्या सॉल्व हो रहा है सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में, उसके आधार पर हम उसका अध्ययन करेंगे। वो क्यों हुआ, इन कारणों में हम नहीं जाएंगे। तो टेलियोलॉजिकल मेथड एक्सप्लेनेशन सुकरात से प्रभावित होकर उसने लिया था। डायलेक्टिकल मेथड, एक मेथडोलॉजी जो उसने अपनाई है प्लेटो ने, वो ये तीन है। टेलियोलॉजिकल तो हमने बता दिया कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ थिंग्स विद रेफरेंस टू अल्टीमेट पर्पज़ फॉर विच दे एग्जिस्ट। अल्टीमेट पर्पज़ जिसकी वजह से एग्जिस्ट हुई हैं उसी के आधार पर हम उसका अध्ययन करें। यूज ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी जो होता है रूपक, एक चीज़ को दूसरी चीज़ का उदाहरण देकर समझाना। जैसे कई राज्य का उदाहरण एक शरीर के रूप में देते हैं, जैसे कौटिल्य ने कहा था कि राजा शेर होता है, या उसकी आँख, नाक, अलग अलग शरीर का रूपक देकर राज्य के विभिन्न अंगों को समझाने का प्रयास किया है। या हम किसी भी घटना को कोई उदाहरण देकर
जैसे प्लेटो ने फिजिशियन का उदाहरण दिया है कि जैसे डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, इसी तरह फिलोसफर किंग समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस तरह से जो उदाहरण एनालॉजी जो एक दूसरी घटना को उससे जोड़ के दिखाना, कंपेयर करके उसको समझाने का प्रयास करना, ये एनालॉजी होती है। और इस मेथड को प्लेटो ने अपनी रचनाओं में बखूबी प्रयोग किया है। एक डायलैक्टिकल मेथड तो महत्वपूर्ण है, ये भी सोक्रात से प्रभावित होकर लिया है कि वाद विवाद के द्वारा अपनी बात को साबित करना या अपनी तर्क को मजबूत तरीके से रखना। बाद में हीगल ने भी इसको अपनाया था, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के माध्यम से, कि तर्क होता है, वितर्क होता है, एक संवाद होता है, और उसके बाद जो निकल के आती है वो जो बातें इलॉजिकल अपने आप खत्म हो जाएंगी, जो लॉजिकली बात हो उभर कर फिर सामने आएगी। तो ये मेथड अपनाया है, मेथोडोलॉजी प्लेटो ने अपनी रचनाओं में अपनाई है। इसके बाद फिर जो मेन थ्योरीज हैं जो हम आगे के विषयों में पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, 4 थ्योरीज इसकी मुख्य रूप से हैं आइडियाज़। एक तो थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, एजुकेशन सिस्टम, आइडियल स्टेट विद फिलोसफर किंग एंड आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। हालांकि ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन अलग अलग इसलिए किया कि पार्ट्स में समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। नहीं तो जो उसने कल्पना की थी आइडियल स्टेट की, वो ऐसे ही स्टेट की कल्पना की थी जो कि न्याय पर आधारित हो। फिर न्याय पर आधारित होगा तो उसने कहा कि अब न्याय क्या होगा, न्याय कैसे स्थापित किया जाएगा, तो फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। अब उसमें न्याय स्थापित करने के लिए उसका राजा उसने फिलोसफर किंग को बनाया, और फिलोसफर किंग को और न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, आइडियल स्टेट स्थापित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, उनको शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और फिर उसके बाद भी, शिक्षा देने के बाद भी उसको लगा भी कुछ समस्याएं अब भी हैं, राजा बेईमान हो सकता है, या शासक वर्ग जो है वो नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद का व्यवहार कर सकता है, प्रॉपर्टी जोड़ सकता है। तो जो शिक्षा से उसको नहीं लगा कि शिक्षा से ये समस्याएं दूर होंगी, तो उसने फिर कम्युनिज्म का आइडिया दिया, यानी कि उनको परिवार और संपत्ति से अलग कर दिया शासक वर्ग को, ताकि ये समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये आइडियाज़ उसके इंटर रिलेटेड हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो इसकी बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये हमने देखा है प्लेटो के जीवन के बारे में, उसके गुरुओं के बारे में जिनसे वो प्रभावित था। ये चीज़ें हमें प्लेटो के विचारों को समझने में मदद करेंगे, उसने जो जो विचार उसमें दिए थे। धन्यवाद।